एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज डॉक्टर सावित्री पूरे 3 महीने के बाद अस्पताल में आई थी, क्योंकि वह 3 महीने की छुट्टियों पर गई हुई थी। जब वह आज आई थी तो बहुत खुश लग रही थी और हम सभी स्टाफ वालों से बड़ी हंस कर बातें कर रही थी और उनका चेहरा बिल्कुल खुशियों से गुलाबी गुलाबी दिख रहा था। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? उन्होंने कहा कि पूछो, क्या पूछना है, मैं आज पूरे मूड में हूँ। क्या आप जानती हैं कि प्रदीप की मौत कैसे हुई? उन्होंने कहा कि मैंने भी न्यूज में देखा कि प्रदीप मर गया है और उसकी मौत एक हार्ट अटैक मौत बताई जा रही है। मैंने कहा, डॉक्टर सावित्री जी, क्या आप प्रदीप के साथ नहीं थी? वह थोड़ी देर तो चुप रही, उसके बाद बहुत जोर जोर से हंसने लगी। मैं तो अपने मकसद में कामयाब हो गई हूँ, पर देखो ना, प्रदीप की मौत को एक मजाक बनाकर रख दिया है। लेकिन देखो ना, मैं आज दुनिया की वह हर खुशी पाली है जो मुझे चाहिए थी। उसकी मौत को एक मिस्ट्री ही रहने दो। ये उस दिन की बात है, मैंने अपनी 3 साल के ड्यूटी में आज तक ऐसा केस नहीं देखा था। अस्पताल में जिस लड़की को लाया गया था, उसकी हालत देखकर ऐसे लगता था जैसे उसकी शादी नहीं हुई थी। उसे किसी जानवर के आगे फेंक दिया गया था जिसने उसके ऊपर हमला किया था। मुझे आज भी वह रात याद है। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी, मेरी सोच भी बदल गई थी और मैं आज भी ये कहानी सुनाते हुए रो पड़ती हूँ। लेकिन मैं ये कहानी सबको सुनाती हूँ क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए इस दुनिया में क्या हो रहा है। रात का वक्त था, नाइट ड्यूटी पर डॉक्टर सावित्री मौजूद थी, जो इस अस्पताल की सबसे ज्यादा मरीजों पर तरस खाने वाली डॉक्टरों में से थी। मैं यहाँ पर नर्स की ड्यूटी करती थी। मेरा नाम दीपाली है। सर्दियाँ थी और सर्दियों का सीजन चल रहा था, इसलिए यहाँ भी ज्यादा भीड़ नहीं था। मैंने चाय बनाई तो डॉक्टर सावित्री भी बाहर आकर बैठ गई थी। कहने लगी, मुझे भी चाय पिला दो। यहाँ की कोई भी डॉक्टर स्टाफ के साथ बैठकर चाय नहीं पीती थी। पता नहीं उनको क्या समस्या थी। शायद उनको लगता था कि हम नर्स लोग ज्यादा साफ सुथरे नहीं होते, क्योंकि हम लोग मरीजों की गंदगी उठाते थे। इसलिए हमारे साथ कोई भी बैठकर खाना पीना या चाय भी नहीं पीता था, और चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीता था। लेकिन डॉक्टर सावित्री के दिमाग में ऐसी कोई बातें नहीं थी। वह बहुत ही अच्छी इंसान थी। मुझे भी अच्छा लगता था जब वो मेरे पास आकर बैठ जाती थी। सर्दी इस तरह बढ़ चुकी थी, अगर चाय ना पीते तो हम सर्दी से जम भी जाते। अभी चाय कप मैंने डाले ही था कि वहाँ पर एक लड़की को लाया गया। उसके कपड़ों को देखते ही अंदाजा हो गया था वह एक दुल्हन थी, और जिस तरह उसके हुलिये से वो लाई गई थी, शायद वह आज ही उसकी शादी हुई थी। उसके साथ 2 लड़कियां थी। बताना मुश्किल था वह बहन थी या ननद थी, लेकिन वह भी काफी परेशान लग रही थी। यहाँ एक बूढ़ी औरत भी थी। उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी चेक कर लीजिए, कंडीशन बहुत खराब लग रहा है। डॉक्टर सावित्री ने कहा कि उसको अंदर लेकर जाओ। मैं भी अंदर चली गई। उन लोगों को साइड में बैठने को कहा। नाम वगैरह फाइल में लिखने के लिए दूसरी नर्स बैठी हुई थी, क्योंकि हमें पहले इलाज करना था। लेकिन जब मैं अंदर गई तो डॉक्टर सावित्री की हालत देखकर मैं थोड़ी परेशान हुई। उस लड़की को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। उनके हाथ पांव कांप रहे थे। अजीब सी हालत हो रही थी उनकी, जैसे उनको खुद नहीं पता वो यहाँ क्यों खड़ी हैं और उनको क्या करना है। जैसे किसी आम इंसान को किसी मरीज के आगे लाकर खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए उसका ऑपरेशन करो, लेकिन उसको पता नहीं है कि ऑपरेशन कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, उनको कहो कि यहाँ से मरीज को ले जाएं। मैं हैरान रह गई। उस लड़की की हालत इतनी बुरी थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने इलाज करने से बिल्कुल मना कर दिया। वह तो बहुत अच्छी डॉक्टर थी। डॉक्टर तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो अपनी डॉक्टरी को अपने सर पर सवार कर लेते हैं। मरीजों को इंसान नहीं समझते, बस नोटों की गड्डियां समझते हैं और ज्यादा मोहब्बत से बात नहीं करते। लेकिन डॉक्टर सावित्री के बारे में तो उनके दुश्मन भी ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छी इंसान है। फिर आज उस लड़की की मदद करने से क्यों मना कर रही थी? क्या वजह थी? उन्होंने मुझे ये कह दिया कि उसको अस्पताल से ही भेज दो, सामने वाली सरकारी अस्पताल में भेज दो। हमारा अस्पताल तो पूरा ही सरकारी था, यानी कि बाकी सरकारी अस्पतालों से अच्छा भी था। यहाँ अच्छी सर्विस दी जाती थी। लड़की के कपड़ों को देखकर भी अंदाजा हो रहा था ये किसी अमीर आदमी की पत्नी थी। उसका पति कहाँ था ये तो हमें नहीं पता था। उन्होंने मुझे कह दिया उसको यहाँ से भेज दो, सामने वाले अस्पताल में डॉक्टर प्रियंका के पास यहाँ से रेफर कर दो। वह ये केस देख लगी। मैं नहीं देखूंगी। मैंने कहा कि डॉक्टर बात तो सुनिए। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि जब वह बाहर निकली तो लड़की के घर वाले पूछने लगे वह ठीक तो है ना।
उन्होंने उसको भी कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। अब मैं बाहर आई। मैंने कहा कि डॉक्टर सावित्री ने कहा है कि सामने वाले अस्पताल में रेफर कर दो। वे लोग हैरान रह गए, ऐसे कैसे रेफर कर दो? वहीं से तो हम लोग आ रहे हैं। वहां तो कोई डॉक्टर नहीं है। वहां कोई डॉक्टर प्रियंका होती है जो आज छुट्टी पर है। आप हमारी मदद करें, मेहरबानी करें। लड़की की हालत देखिए, आप लोग कुछ कीजिए। बाहर बहुत तूफान बारिश हो रही है, सर्दी का मौसम है, हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, जो मुझसे हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूंगी। लेकिन जब मैं अंदर गई, मैंने उस लड़की की नब्ज चेक की और जब मेरी नजर उसकी गर्दन की तरफ पड़ी तो मैं हैरान हुई। वहां पर कुछ ऐसा था जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता था जो शायद मैं बखूबी समझ सकती थी। हर औरत उस चीज को समझती तो है, लेकिन ये मामला कुछ अलग सा लग रहा था। उस इंसान का मतलब मैं नहीं समझी, लेकिन मुझे उस इंसान से फिलहाल इतनी समस्या नहीं थी। मुझे उसे होश में लाने के लिए कुछ करना था। मैंने उस लड़की को कपड़ों से आजाद करने की कोशिश की, क्योंकि उसके कपड़े भी खराब हो चुके थे। ये देखकर हैरान रह गई कि उसका तो सारे जिस्म में जगह जगह घाव थे। पता नहीं क्यों आज उस मरीज को देखकर मुझे वो बात याद आ गई। अचानक से वह बात मेरे दिमाग में आ गई। अस्पताल में डॉक्टर नर्सों की आपस में दोस्ती हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे की खबर सबको हो जाती है। और ये अस्पताल तो बहुत ही बड़ा था। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे और सारे अच्छे लोग ही आते थे। गरीबों के लिए अलग से कोटा था, अमीर लोग भी यहाँ पर आ जाया करते थे। हमें याद है कि एक बार डॉक्टर सावित्री के हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी और जब हमने उनसे पूछा, आपने इतनी प्यारी मेहंदी कहाँ से लगवाई, क्या आपकी शादी हुई है? तो उन्होंने कहा था नहीं, मेरी शादी नहीं है। लेकिन मेहंदी उन्होंने बिल्कुल दुल्हनों जैसी लगवाई थी। और फिर वह 3 दिन कहीं गायब रही। उसके बाद 1 महीने छुट्टी पर चली गई थी, लेकिन जब वापस आई तो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं थी। बहुत चुपचाप और परेशान रहती थी। सब लोग कहते थे कि शायद उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है। उनके कपड़े पहनने का अंदाज बदल गया था। ये बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ था। वे अमीर परिवार की थी, पर्दा नहीं करती थी और वेस्टर्न कपड़े भी खूब पहनती थी और सभी के साथ उनका अच्छा व्यवहार था। लेकिन जब से ये वाली बात हुई थी तब से उन्होंने वेस्टर्न कपड़े पहनने बिल्कुल छोड़ दिए थे और बिल्कुल फुल कपड़े पहनने लगी थी। अचानक से किसी ऐसी लड़की का पूरे कपड़े पहनना अजीब सा लगता है। इंसान यही सोचता है शायद उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी, उसके बारे में हमें पता ही नहीं। लेकिन हमने कभी उनके मामले में बोलने की कोशिश नहीं की थी। आज उनका इस तरह से एक मरीज को छोड़कर भाग जाना कुछ बहुत अजीब था। उस लड़की की हालत बड़ी अजीब सी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। मैंने उसे जल्दी जल्दी ड्रिप लगाए ताकि उसके जिस्म में थोड़ा पानी जाए और उसकी हालत अच्छी हो जाए। सर्दियों में वैसे ही इंसान पानी बहुत कम पीता है। मैंने उसकी पट्टी वगैरह कर दी थी। अब तो मेरे हाथ भी कांप रहे थे। मुझे समझ आ गया था डॉक्टर सावित्री क्यों भाग कर गई थी। ये केस तो बड़ा ही अजीब तरह का केस लग रहा था। एक औरत कहीं भी सुरक्षित नहीं, उस आदमी के साथ भी नहीं जिसके साथ उसके माँ बाप उसकी मर्जी से शादी करवाते हैं। सारे रिश्तेदार, दोस्तों सारे जमाने के सामने उस आदमी के हवाले करते हैं। अब ये तुम्हारी पत्नी है। पत्नी का मतलब क्या है? इस सारी जिंदगी तुमने उसकी सुरक्षा करनी है। मर्दों को अगर ज्यादा अक्ल और ज्यादा मजबूत जिस्म दिया गया है इसलिए कि वह दूसरे कमजोर लोगों की सुरक्षा करे, और आदमी का ये कर्तव्य है उसे कमजोर औरत के ऊपर अपना रोब ना जमाए। लोग कहते हैं नर्क में औरतों की भीड़ ज्यादा होगी, लेकिन अब मुझे ये केस देखकर लगने लगा है कि औरतों की नहीं, मर्दों की तादाद ज्यादा होगी। क्योंकि जितना मर्द जुल्म करता है औरतों पर वह औरतें बर्दाश्त कर रही हैं, इतना औरतें तो किसी पर जुल्म नहीं करती। अगर आपका पति बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ और आप कहें कि मेरा पति तो बहुत अच्छा है, तो वह भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पर जुल्म करता ही है। जालिमों का ठिकाना तो नर्क होना चाहिए। मैं तो थोड़ी देर के लिए बाहर आई। मैंने उसके घर वालों को तसल्ली दी। मुझे अभी उनसे पूछना भी था आखिर ये सब कैसे हुआ, ताकि मैं उस हिसाब से कुछ कर सकूं। जब मुझे एक नर्स ने कहा कि तुम क्या कर रही हो, जिस मरीज को डॉक्टर सावित्री ने रिजेक्ट कर दिया तुम बैठकर उसका इलाज कर रही हो। अगर उसको कुछ हो गया तो तेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरा कौन सा कैरियर है, मैं तो एक नर्स हूँ। मैं मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? सामने वाले अस्पताल में भी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर सावित्री ने भी मना कर दिया, तो क्या करें? उठाकर बाहर फेंक दे? उसने कहा कि देख, ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं बोल रही कि तू गलत कर रही है,
मैंने कहा कि बस ठीक है, जो भी है मुझे करने दे। मैं उन लोगों के पास गई और मैंने कहा, आखिर इस लड़की के साथ ये सब कैसे हुआ? आप लोग तो शकल से पढ़े लिखे लगते हैं। अगर लड़की की मर्जी नहीं थी तो लड़का उसके टाइप का नहीं था तो आप लोगों ने पहले देखना चाहिए था। आप लोग इतने खराब कंडीशन में उसे यहाँ उठाकर लाए हैं। अगर कुछ हो गया तो अस्पताल का भी नाम खराब होगा और मेरी भी नौकरी चली जाएगी। आप लोगों को नहीं पता आपने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। इसमें से एक लड़की आगे बढ़ी और उसने कहा, मैंने तो पहले ही इन लोगों को कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। दूसरी लड़की ने उसको चुप करवा दिया। मैंने कहा, अब उसको क्यों चुप करवा रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है। वह कहने लगी, उस लड़की का नाम रागिनी है, वह नॉर्मल नहीं थी। मैंने कहा, क्या मतलब नॉर्मल नहीं थी? तो उस लड़की ने कहा, बात ऐसी है, वह शादी से बहुत डर रही थी, शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसको कुछ शादीशुदा लड़कियों ने उसे कुछ ज्यादा ही डरा दिया था। उन्होंने कुछ अजीब तरह की बातें बता रखी थी, उसे ज्यादा डराया हुआ था। पता नहीं वह डर रही थी, शायद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करवा दी। लड़के का नाम प्रदीप है, उसका पति सबसे ज्यादा अमीर इंसान है, इसलिए जब उसका रिश्ता आया तो घर वालों ने जल्दी हाँ कर दिया। शादी जल्दी हो जाए, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती थी। जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी गई है। उसने कहा था कि वे कभी भी इस शादी को दिल से स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। हमें उसके उन हरकतों के बारे में पता नहीं था। हम लोगों ने लड़के वालों से बात की थी। लड़की थोड़ी सी मासूम है, तो उन्होंने कहा था कि हमारा बेटा बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगेंगे और शादी तो एक सीक्रेट होता है, सबको उसके बारे में पता होता है, सब एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन देखना, अब आपके सामने ये तो हमें पता ही नहीं था बाकी उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसका पति बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है और वह भी रास्ते में है, हो सकता है अभी यहाँ पर पहुँच जाए। मैंने कहा, अब उसका यहाँ पर क्या काम है, वो यहाँ पर क्या करेगा आके? अगर मेरे सामने आया मैं तो उसे 2-4 बातें सुना दूंगी, क्योंकि मुझे तो वैसे ही इन आदमियों पर बहुत गुस्सा आता रहता है। यहाँ पर हमेशा ऐसे बातें देखने को मिलती रहती है। औरत अंदर तकलीफ में होती थी और आदमी बाहर सो रहा होता था। मुझे ये सब देखकर और भी गुस्सा आता था। बाहर आती तो पता चलता था कि उसका आदमी वापस चला गया है और मुझे दवाई मंगवानी होती थी। इसलिए मुझे ऐसे लोगों को देखकर ही चिढ़ होने लगती थी। अब जिसने ये सब कुछ किया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, वो यहाँ पर किस मुंह से आने वाला था? मैं वापस अंदर चली गई। रागिनी को होश नहीं आ रहा था, बेहोश पड़ी थी। उसके जख्मों की पट्टी मैंने कर दी थी और उस पर ड्रिप भी लगाई हुई थी, लेकिन उसे बहुत तेज बुखार भी था। मैं किसी तरह डॉक्टर सावित्री को कहना चाहती थी कि एक बार आकर चेक कर लीजिए, लेकिन वह जिस तरह से गई थी मुझे नहीं लगता था वह वापस आती। अगर उनको चेक करना होता तो वह कर लेती। जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा उन लड़कियों के साथ एक नौजवान खूबसूरत आदमी खड़ा था। रागिनी को देखा जाए तो वह इतनी ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन वैसी दुबली पतली थी और अच्छी शक्ल सूरत की थी। ये लड़का तो बिल्कुल किसी हीरो की तरह लग रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था उसने उस लड़की पर जुल्म तो नहीं किया होगा। बहुत ज्यादा खूबसूरत और जवान आदमियों में अपने ऊपर बहुत ज्यादा ही घमंड होता है। उसकी हाइट 6 फीट की थी, लेकिन फिर भी बुरा नहीं लग रहा था। बहुत ही ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत था। जब वहां पर गई तो वो मेरी तरफ बढ़ा और मैं थोड़ा सा घबरा गई। उसने कहा कि कहाँ है मेरी पत्नी? मैंने कहा कि वह जहाँ भी है आप उसे अभी नहीं मिल सकते। आपको नहीं पता ये औरतों का वार्ड है। उसने मुझे घूर कर देखा। उसने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। मैंने कहा, हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जाती। जिस जगह पर आपकी पत्नी को रखा गया है वहाँ पर औरतें भी हैं और आप इसलिए नहीं जा सकते। उसने कहा कि आपने क्यों ऐसी जगह पर मेरी पत्नी को रखा है, उसे आप लोग प्राइवेट वार्ड में क्यों नहीं शिफ्ट करते? मैंने कहा, अभी वह रूम में शिफ्ट करने के काबिल नहीं, इसलिए वह आईसीयू में ही है। वहाँ पर उसकी ज्यादा अच्छी देखभाल की जाएगी, क्योंकि आते जाते हर कोई उसको देख सकता है। अगर वार्ड में रख देंगे तो हर टाइम हम लोग एक वार्ड में खड़े नहीं रह सकते, फिर आप लोगों का आना जाना हो जाएगा। दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं बोल ही दूं, बड़ा आया फिक्र करने वाला, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी पत्नी किधर है? अब तुझे अपनी पत्नी की बड़ी फिक्र हो रही है। अगर मैं वहाँ और खड़ी रहती तो मेरे मुंह से कोई ना कोई बात निकल ही जाती, इसलिए मैं वहां से चली आई थी। मुझे मेरी दोस्त ने कहा, अब उसका पति भी आ गया है और वह बड़ा अमीर आदमी है और ये उसके घर की कहानी है।
अब तुम इस मामले से जल्दी निकल जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो सारी समस्या तेरे ऊपर आ जाएगी। मैंने कहा, लड़की की हालत तो बहुत बुरी है, डॉक्टर साहब से बात करती हूँ। डॉक्टर साहब से बात करने का इरादा कर लिया। अब वही मुझे बचा सकती हैं। मैं सच में फंस गई थी। मुझे लगता था बस थोड़ी बहुत दवाई दे दूंगी तो वह ठीक हो जाएगी, लेकिन वह लड़की होश में नहीं आ रही थी। उसका पति बाहर खड़ा होकर पता नहीं किस किस को फोन कर रहा था, कैसे कैसे लोगों को बुला रहा था, मेरे मरीज को आकर देख लो। मेरी पत्नी, उसकी हालत ठीक नहीं है, अस्पताल में यहाँ डॉक्टर भी नहीं है। वह तो इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा था, ऐसे लग रहा था हम सबकी नौकरी खतरे में है। फिर डॉक्टर प्रियंका को भी जवाब देना पड़ता, लेकिन जब मैं डॉक्टर सावित्री के रूम के पास गई, जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई। डॉक्टर सावित्री अपने गले पर चुन्नी हटाकर बैठी हुई थी, लेकिन मुझे देखते ही उन्होंने अपना गर्दन ढक लिया। मेरी नज़र उस चीज पर पड़ चुकी थी जो मैं देखना चाहती थी। उनको पता था कि मैं हूँ, इसलिए वह ज्यादा घबराई नहीं और जल्दी से चुन्नी गर्दन में लपेट लिया। मैं डॉक्टर सावित्री से कहा, ये मामला तो बहुत खराब हो गया है। वह ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, मुझे नहीं पता उन लोगों से क्या कहना है क्या नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे जरूरी काम है। मैंने कहा कि तुम मुझे यूँ छोड़कर नहीं जा सकती हो, क्योंकि अभी तो आपकी ड्यूटी है, आप कैसे जा सकती हो। वह बैठ गई थी, उनकी ड्यूटी तो थी ही। फिर डॉक्टर सावित्री कहने लगी, मैंने जब उस लड़की को जवाब दे दिया था तो तुमने उस केस में क्यों हाथ लगाया, क्यों तुमने उस लड़की को यहाँ पर रोका। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दोगी। मैंने कहा, उससे ज्यादा क्रिटिकल केस आते हैं हमारे पास, आप उन लोगों का इलाज तो कर देती हैं। आप चलिए, उन लोगों को कहिए कि वो मरीज को घर ले जाएं। वह कहने लगी, मैं नहीं कर सकती उसका इलाज, और अब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उन्होंने सब कुछ बता दिया तो मैं वैसे भी समझ चुकी थी कि बात क्या है। मैंने कहा, ठीक है, जाकर उनको कह देती हूँ कि उसे यहाँ से ले जाइए। मैं उस लड़की के कमरे में चली गई और उसके गर्दन के ऊपर से बाल हटाकर उस निशान के तरफ देखा, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे डॉक्टर सावित्री के गर्दन पर था। ये निशान डॉक्टर सावित्री के गर्दन पर भी था। ये निशान किसी चोट या किसी चीज का नहीं, बल्कि कुछ और ही था। क्या मतलब था उसका? दोनों की गर्दन पर एक जैसा निशान कैसे हो सकता है? डॉक्टर सावित्री, जो कि एक अच्छी डॉक्टर थी, सबकी मदद करती थी, नाइट ड्यूटी करती थी, उस लड़की को देखकर इलाज करने से मना क्यों कर गई? बल्कि वह तो यहाँ से भाग रही थी। उस मरीज को देखना भी नहीं चाहती थी, बल्कि डर था। जैसे ही उनको पता चला कि लड़की का पति भी आ गया था, उन्होंने यहाँ से भागने का प्लान बना लिया, लेकिन वह अभी जा नहीं पाई थी। उनकी ड्यूटी का वक्त अभी बाकी था। जब मैं उनके कमरे में गई तो वह अपना गले से दुपट्टा उतार कर उस निशान के ऊपर हाथ लगा रही थी, जैसे किसी पुरानी याद को याद करके परेशान हो रही हो। मुझे देखते ही उन्होंने जल्दी से अपने गर्दन पर दुपट्टा डाल लिया, क्योंकि ये निशान बहुत बड़ा था। देखने से साफ पता चल रहा था किस चीज का निशान है। ऐसे निशान को आप सरेआम नहीं दिखा सकते, वरना लोग आपसे सवाल पूछे बिना पीछे नहीं हटेंगे और पहले ही जवाब जान जाते हैं निशान किस चीज का है। इसलिए शायद उन्होंने अपने गर्दन को अच्छी तरह से ढकना शुरू कर दिया था, सिर्फ उस निशान को छुपाने के लिए, और कोई दूसरा मकसद नहीं था। उनको अपना गर्दन ढकने का यही मकसद था। लेकिन अब मैं क्या करती? मैं दोबारा उस लड़की के पास गई और मैंने उनके घर वालों को कहा कि आप उसको यहाँ से ले जाइए, क्योंकि उस लड़की को होश नहीं आया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम उसको ले जाएंगे, हम लोगों ने एम्बुलेंस बुला ली है, वह बस आती ही होगी। उसके लिए एक खास तरह का एम्बुलेंस बुलाया गया था, जिसमें क्रिटिकल मरीजों को ले जाया जाता था, जिसके अंदर इंजेक्शन भी होती थी और हर तरह का इंतजाम होता था। वह लड़की जो रागिनी के साथ आई थी, वो मुझे बड़ी चिड़चिड़ाकर सारी बातें बता रही थी। मैंने उसे कहा कि जरा इस तरफ आना, मुझे उससे एक बात करनी है, और वहां पर आई। मैंने कहा, तुम क्या लगती हो इस लड़की की? उसने कहा था, ये मेरी बड़ी बहन है और जो बाहर बैठा है वो मेरा बहनोई है। मैंने कहा, क्या तुम्हारे बहनोई की पहले शादी हो चुकी है? तो वो मुझे हैरान होकर देखने लगी और सोचने लगी, मैं ऐसा सवाल क्यों कर रही हूँ। मैंने कहा, देखो, जो भी बात है मैं तुम्हें अभी समझा नहीं सकती, बस मैं जो कुछ पूछ रही हूँ तुम मुझे बता दो, क्या तुम्हारे बहनोई की पहले शादी हुई है? उसने कहा कि नहीं, उन लोगों ने तो हमें यही बताया कि शादी नहीं हुई है, और ऐसा लगता भी नहीं, क्योंकि हमने पता करवाया था। उनको तो पूरा शहर जानता है। अगर ऐसी बात होती, ये बात छुपने वाली नहीं थी। मैंने कहा, तुम्हें यकीन है? उसने कहा कि हाँ, मुझे यकीन है, यही उसकी पहली शादी है। ठीक है, उसने कहा, लेकिन
आप क्यों पूछ रही हैं? उसे बताया कि अगर मुझे कोई ऐसी बात पता चलेगी जो तुम्हारे केस को स्ट्रॉन्ग बना सकती है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। तुम मुझे अपना नंबर वगैरह दे दो। उसने मुझे अपना नंबर दिया और अपना नाम बता दिया। अच्छी लड़की थी, अपनी बहन के लिए बड़ी परेशान नजर आ रही थी। कह रही थी कि मेरी बड़ी बहन बड़ी मासूम थी, उसे किसी बात का पता नहीं था, वे शादी भी नहीं करना चाहती थी। माँ बाप ने अच्छा नहीं किया, बस ये सोचा कि लड़का है, बड़ा अमीर परिवार से है, इसलिए लड़की की मर्जी के बारे में कोई ख्याल नहीं किया और शादी करवा दी। मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने कहा कि तुम्हारी बहन ठीक है, लेकिन उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम उसकी छोटी बहन हो ना, तो उसका बहुत ख्याल रखना। इतना ख्याल रखना उसका, वह जल्दी ही ठीक हो जाए। मैंने उसे तसल्ली दी। अब मेरे पास एक सवाल था जिसका जवाब डॉक्टर सावित्री ही दे सकती थी, इसलिए मैं उनके कमरे की तरफ जा रही थी। मैंने सोच लिया था कि आज मैं उनसे सवाल करने वाली हूँ। एक नर्स बनकर नहीं, बल्कि एक औरत बनकर सवाल करूंगी और मुझे यकीन था वो मेरे सवाल का जवाब ईमानदारी से देंगी। पर जब मैं सावित्री डॉक्टर के रूम के पास गई तो मेरे कदम बाहर ही रुक गए थे। मुझे अंदर से किसी आदमी की आवाज आने लगी थी। सावित्री डॉक्टर के रूम तक कोई आदमी कैसे आ सकता है? ये आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही थी। जब मैंने खिड़की से अंदर झांका तो मेरे कदम तले से जमीन निकल चुकी थी कि वे अंदर अकेली नहीं थी, उनके साथ प्रदीप खड़ा था। वह डॉक्टर सावित्री का पति था और अस्पताल में आई हुई मरीज रागिनी का पति था। वो यहाँ डॉक्टर सावित्री के कमरे में कैसे आया और अब उनके सामने कैसे खड़ा था? वह इतने करीब होकर खड़ा था। अच्छा, तो तुम यहाँ छुपी बैठी हो, तुम्हें पता होना चाहिए था। मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर निकाल सकता हूँ, लेकिन तुमने अपने बारे में ये खबर उड़ाई थी। तुम बाहर विदेश चली गई हो, तुम तो कई महीनों से गायब थी। प्रदीप ऐसे हक से बोल रहा था जैसे वह कोई वकील हो और डॉक्टर सावित्री मुजरिम हो। वह चुपचाप खड़ी थी, बहुत डरी हुई लग रही थी। उनके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा डर था। ऐसा लगता था उनके हाथ पांव कांप रहे हों और उस सर्दी के मौसम में भी उनको पसीने आ रहे थे। चलो अच्छा है, आज मैं इस अस्पताल में एक नहीं 2 औरतों को वापस लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये दोनों ही मेरी। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई, मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आया। अब जाओ और उस लड़की का इलाज करो, आखिर वह तुम्हारी भी कुछ लगती है। सावित्री ने कहा, मैं कभी उस लड़की का इलाज नहीं करूंगी। अच्छा है वह इस दुनिया से चली जाए, इसलिए नहीं कि मुझे उससे जलन हो रही है, बल्कि इसलिए अगर तुम्हारे साथ रहेगी तो वह बहुत तकलीफ उठाएगी। इससे तो अच्छा ही है वह मर जाए। अच्छा, तो तुमने अभी तक उसका इलाज नहीं किया? तुमने उस पागल नर्स के हवाले कर दिया। वह नर्स तो मुझे शक्ल से ही पागल लग रही थी। लगता है मेरे बारे में बात हो रही थी। जाओ जाकर उस औरत का इलाज करो, नहीं तो तुम पर केस कर दूंगा। तुमने ऑन ड्यूटी होते हुए भी एक मरीज को चेक नहीं किया। अब डॉक्टर ने उस आदमी की तरफ देखा, क्योंकि ये बात तो पॉइंट की थी। तुम्हें लगता था तुम यहाँ छुप कर बैठी रहोगी और मैं तुम्हें ढूंढता रहूंगा। डॉक्टर ने कहा कि उस दिन वहां से भाग जाने के बजाय मुझे तुम्हें इस दुनिया से भेज देना चाहिए था, नहीं तो आज किसी की बेटी की हालत इतनी बुरी ना हुई होती। मेरी गलती थी, मेरी वजह से वह लड़की इस मुकाम तक पहुंची है। तुमने इतनी जल्दी दूसरी लड़की तलाश करके उससे शादी भी कर ली। हाँ, फिलहाल अकेले तो नहीं रह सकता ना। अब मुझे उनकी बातें कुछ कुछ समझ आ रही थी। उसने कहा कि जाओ जाकर उसको देखो, ज्यादा बातें ना करो। ऐसे मुझे घूर कर क्या देख रही हो? ये वही शक्ल है जिसके पीछे तुम पागल हो गई थी और 1 हफ्ते में तुमने शादी करने का इरादा कर लिया था। डॉक्टर ने कहा, हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया था। कभी कभी इंसान की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं और जब उसका बुरा वक्त आने वाला होता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी मेरी अक्ल पर पत्थर पड़े हुए हैं। जब तो मैंने खत्म नहीं किया था, अब रिश्ता ये खत्म कर दूंगी। अगर मैं पहले तुम्हारे सामने आती तो तुम कभी भी ऐसा नहीं करने देते, लेकिन अब मैं कुछ भी करके इस सारे किस्से को खत्म करके ही दम लूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। तुम इंसान नहीं, जानवर से बढ़कर हो और तुम एक मरीज भी हो। तुम्हें इलाज की जरूरत है। खबरदार जो दोबारा यहाँ पर आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के कमरे में बगैर पूछे तुम नहीं आ सकते हो। प्रदीप हंसने लगा। मुझे उसकी मुस्कुराहट समझ नहीं आ रही थी। वह क्यों हंस रहा था उसका जवाब उसने दे दिया था। अच्छा ठीक है, फिर मेरी शिकायत करो। लेकिन क्या शिकायत करोगी? तुम की मैं अपनी ड्यूटी पर थी, रात का वक्त था, अकेली खड़ी थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और मेरा पति मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही प्रदीप ने कहा, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। क्या ये डॉक्टर सावित्री का पति था? इसका मतलब डॉक्टर सावित्री ने शादी की थी, लेकिन किसी को बताया तक नहीं। झूठ बोला था। वो मेहंदी शादी की ही मेहंदी थी
और 1 महीने के लिए वह गायब भी हुई थी। उसके बाद वह चुन्नी अपने गर्दन में लपेटने लगी थी। शायद अपना हुलिया बदल लिया था ताकि किसी को पहचान में ना आए। ये आदमी उन्हीं को ढूंढ रहा था। मामला ये था कि डॉक्टर सावित्री अभी तक उसकी पत्नी थी। तभी वह कह रहा था, मैं तुम्हारा पति हूँ। अब तो मुझे डॉक्टर सावित्री पर तरस आने लगा। मैं उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वे अंदर ही खड़ा था। थोड़ी देर वे लड़ती झगड़ती रही, पुरानी बातें याद करती रही। उनकी बातों से लग रहा था उनके संबंध बड़े ही गहरे थे। शायद ज्यादा वक्त नहीं बीता था एक दूसरे के साथ बिताए हुए, लेकिन बहुत जल्दी ही एक दूसरे को पहचान लिया था, इसलिए अब अलग भी हो गए थे। वहां से निकल गया। डॉक्टर सावित्री जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं अंदर गई तो मुझे देखकर अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैंने सब कुछ सुन लिया है, आप परेशान ना हो। मैंने गिलास में पानी डालकर उनकी तरफ बढ़ाया। उनको कहा कि हिम्मत से काम ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, क्या हिम्मत करूं, क्या हौसला रखूं, कैसे सब कुछ ठीक होगा? उस आदमी को देखा तुमने? उससे पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब उस लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा, अगर आप उसके साथ नहीं रहना चाहती हो तब उस आदमी से डिवोर्स ले लो। वह कहने लगी, उसके पास पैसा और पावर बहुत है। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरी डॉक्टरी की लाइसेंस भी कैंसिल करवा देगा। मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगी। एक गलत फैसले की वजह से मेरा सारा कैरियर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी और वहां से चुपचाप गायब हो गई। अपना हुलिया बदल लिया और वहां की नौकरी छोड़कर यहाँ पर नौकरी करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था इतनी जल्दी वह किसी और लड़की से शादी कर लेगा और उसकी हालत भी ऐसे ही कर देगा। मैंने कहा, क्या मतलब उसकी हालत भी ऐसी? क्या आपके साथ भी अंदाजा तो मुझे हो गया था। डॉक्टर सावित्री ने सर झुका लिया। उन्होंने कहा, हाँ, जब हम लोग मिले थे मुझे नहीं पता था इस तरह का इंसान है। मैं भी उसके शकल और सूरत और उसकी अच्छाई में खो गई। यह आदमी मेरी बहुत इज्जत करता था और मेरे लिए जीने मरने की कस्में खा रहा था, और अमीर भी था, खूबसूरत भी था। और जब भी औरत कहती है उसके साथ बुरा हुआ तो वो खूबसूरती के हाथों ही धोखा खा लेती है। मैं भी उसी खूबसूरती पर मर मिटी थी। खूबसूरत मर्द भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। खूबसूरत मर्द किसी भी औरत को बुरा नहीं लगता, ऐसे किसी खूबसूरत मर्द को खूबसूरत औरत बुरी नहीं लगती। और इसी वजह से मैं धोखा खा गई। मैंने सोच लिया था मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी और हम अपनी सारी जिंदगी एक साथ बिता लेंगे। बस वह एक जल्दीबाजी का फैसला था। हम लोगों ने 1 हफ्ते की जान पहचान के अंदर ही शादी कर ली थी। मैं बहुत अच्छे से दुल्हन बनी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे अपने घर ले गया था। उसका उस शहर में भी एक बंगला था। मैंने अपने माँ बाप को नहीं बताया, लेकिन जब उसको पता चलेगा तुम एक डॉक्टर हो, इतनी खूबसूरत तो हो, वह बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। शायद इस बात पर गुस्सा करेंगे कि शायद इतनी जल्दी में मैंने शादी क्यों की। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं, और जो छोटी मोटी समस्या है वह भी ठीक हो जाएगी। लेकिन जब मैंने अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, वो मेरे कमरे में आया। मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी की समस्या तो अब शुरू हुई है, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था और उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। बस उसके बाद मेरे चेहरे पर कभी खुशी नहीं आई। पहले पहल तो मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब उस रात हम दोनों एक दूसरे में समा गए थे, तभी अचानक से उस आदमी को जैसे कोई दौड़ा पड़ गया था। उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। वो मेरे साथ इस तरह से पेश आ रहा था जैसे कोई जानवर थी। ना उसने मेरे पूरे शरीर को घायल करके रख दिया था और मेरा ये हाल हो गया। डॉक्टर ने अपनी गर्दन से वह चुन्नी उतार कर मुझे दिखाई। उस लड़की के साथ भी यही हुआ था। डॉक्टर ने कहा, हाँ मुझे पता है, तभी तो उसको देखते ही मैं समझ गई थी ये सब कुछ प्रदीप के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए वहां से चली गई थी, क्योंकि मैं इस समस्या में नहीं पड़ना चाहती थी। मैंने कहा, उसकी हालत बहुत बुरी है, डॉक्टर आप प्लीज मेरे साथ चलिए। डॉक्टर ने, सावित्री ने हाँ में सिर हिलाया, मेरे साथ चली आई। ऐसा था कि एक सौतन दूसरी सौतन का इलाज कर रही थी। जब डॉक्टर ने उसका इलाज किया तो थोड़ी देर के बाद उसे होश आ गया। वह बहुत डरी हुई थी। डॉक्टर की आंखों में आंसू थे, क्योंकि शायद उसके साथ भी ये सब हुआ था। उसकी मदद करने वाला भी उस वक्त कोई नहीं था। उसे शायद अपना वक्त याद आ रहा था। उसने उस लड़की को सब कुछ बता दिया। वह लड़की कहने लगी, मैं तो शादी नहीं करना चाहती थी। माँ बाप को भी किसी ने बताया था कि उसने पहले किसी लड़की से शादी की थी, लेकिन मैंने उसके बारे में बहुत सुना था कि उसने पहले एक डॉक्टरनी से शादी की थी। वह डॉक्टरनी भी उसके पास नहीं टिकी और भाग गई। मैं ये सोच रही थी, जब एक डॉक्टर समझदार इंसान ने भी उसके साथ रहना गवारा नहीं किया,
तो मेरे माँ बाप मेरी शादी उससे क्यों करवा रहे हैं? मैं तो पहले से ही इस रिश्ते से मना कर रही थी। मुझे बचा लीजिए, मैं उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। कितनी अजीब सी बात थी ना कि उस आदमी की जो भी पत्नियां थी दोनों ही खूबसूरत और काबिल थी। ये लड़की भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। थोड़ी बात करके पता चला था, लेकिन अब ये दोनों ही उसके जिंदगी में नहीं रहना चाहती थी और दोनों का फैसला अटल था, क्योंकि ये आदमी पागल था और बीमार था। इस बीमारी का नाम पैराफीलिया है, उसे दरिंदा बना देती है। इस बीमारी में इंसान की सेक्स इच्छा इस कदर प्रभावित हो जाती है कि वह जानवरों या निर्जीव चीजों से भी सेक्स करने लगता है। और उसे अपनी दौलत पर बड़ा घमंड था। सिर्फ इतना ही नहीं था, उसकी जिंदगी में पता नहीं कितनी लड़कियां आती जाती रही थी, लेकिन कोई भी औरत एक दिन से ज्यादा टिक नहीं पाई थी। उसे पता नहीं था कि पत्नी को रखा किस तरह जाता है। डॉक्टर ने उस लड़की को अंदर बुलाया, उसे भी सारी बात बता दी और कहा कि अपने माँ बाप से कहो, अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हैं तो उसे चुपचाप यहाँ से लेकर चले जाएं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, पर वे लोग वहाँ से चले गए थे। कुछ वक्त के बाद ये खबर सुनने को मिली थी कि लड़की ने उस आदमी से डिवोर्स ले लिया है। उसने प्रदीप पर केस किया है, उसको डिवोर्स भी मिल गई है। डॉक्टर साहब को जब ये बात पता चली तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने कहा, अब आप भी प्रदीप से डिवोर्स ले लो। जब उस लड़की को डिवोर्स मिल सकती है तो इसका मतलब आपको भी हो सकती है। आप भी अपनी जान छुड़वा लीजिए और साथ में उस बीमारी से भी अपनी जान छुड़वा लीजिए। लेकिन इस बात पर डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बड़ी हैरान हुई थी, आखिर बात क्या है? डॉक्टर जवाब क्यों नहीं दे रही? मैंने कहा, डॉक्टर साहब परेशान ना हो, मैं हूं ना आपके साथ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, उस लड़की ने भी तो हिम्मत की। वह तो आपसे भी ज्यादा कम उम्र की लड़की थी और कितनी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने इतनी हिम्मत की। और आप तो भगवान की दया से बहुत ही समझदार हैं और आपको काफी लोग जानते भी हैं और आपके फेवर में भी कई लोग गवाही देंगे। सबसे पहले तो मैं ही गवाही देने वाली हूँ, आपको भी डिवोर्स मिल जाएगी। मैंने ये सब कहा तो डॉक्टर सावित्री ने मुझे बड़ी गहरी नजरों से देखा और कहा कि तुम कब से मेरे पर्सनल मामले में बोलने लगी हो? तुम कौन हो मुझे समझाने वाली? मुझे जो करना है मैं कर लूंगी, चली जाओ तुम यहाँ से। मैं हैरान रह गई। यही डॉक्टर थी जिसने मुझे अपनी पर्सनल सारी बातें बताई थी। शादी की पहली रात के बारे में सब कुछ बताया था, अपने पति की बीमारी के बारे में बताया, अपना घाव दिखाया, और आज कह रही हैं कि तुम कौन हो मेरी समस्या में बोलने वाली? ये बात थी अचानक से मेरे पर्सनल मामले में बोलने वाली। जब मैंने दूसरी बार कहा कि उसने उस आदमी से डिवोर्स ले ली है तो उनको इतना गुस्सा किस बात पर आया था जो मुझे इस तरह से डांट रही थी और बुरी तरह से घूर भी रही थी। मैंने कहा, मैं तो आपके फायदे की बात कर रही थी, चली जाओ यहाँ से। डॉक्टर ने तो मेरी बेइज्जत कर दी थी और हैरान रह गई। जब मैंने ये बात अपनी दोस्त को बताई तो उसने कहा, अच्छा ही हुआ तेरे साथ, क्यों दूसरों के मामलों में इतनी बोलती रहती है? उस लड़की के लिए भी तो तुमने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी थी, अब उस डॉक्टर की बातें सुन रही है। छोड़ दे उनको उनके हाल पर। मैंने कहा, लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रही है। पहले डॉक्टर ने उस लड़की का इलाज करने से मना कर दिया, बाद में मुझे बताया कि मैंने मना क्यों किया। मुझे सारी कहानी सुनाई कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, बुरा आदमी है, और अब वह लड़की उस आदमी की जिंदगी से निकल गई है तो ये प्रदीप की इकलौती बीवी बच गई। अब ये कहती हैं कि मेरी मर्जी है, जो मर्जी करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे मेरी दोस्त ने कहा, हमें समझ के करना भी क्या है, छोड़ दे उनको उनके हाल पर, जो करते हैं करते रहें। ये सब मामला भी इधर ही दब गया। लेकिन मैं और लड़कियों को भी उस आदमी से बचाना चाहती थी। अब कोई दूसरी लड़की उस आदमी के शिकार न बन जाए। डॉक्टर सावित्री को हमने हमेशा अस्पताल में ही देखा था। हमें वह अच्छी इंसान लगती थी क्योंकि वह सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से बोलती थी, लेकिन आजकल उनको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। वह अजीब सी बातें करने लगी थी। एक दिन मैंने उनको एप्लीकेशन देते हुए देखा। उनको 3 महीने की छुट्टी चाहिए थी। उनकी एप्लीकेशन मंजूर हो गई थी। जब वहाँ से निकल रही थी तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? आपने इतनी लंबी छुट्टी ले ली, अब तो 1 दिन की छुट्टी नहीं करती। मैं उनसे फिर बड़ी इज्जत से बात कर रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हें मेरे मामले में ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। वे अचानक से मेरे लिए इतना बुरा क्यों सोचने लगी थी? आपने तो मुझे अपने दिल की हर बात बताई थी। वह कहने लगी, हाँ बताई थी अपने दिल की हर बात, लेकिन तुम्हें ये हक नहीं दिया कि तुम मेरे पर्सनल मामले में बोलो। अपने काम से काम रखो। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा।
मैं तुम्हें अपने पर्सनल मामले के बारे में नहीं बताना चाहती हूँ, तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़ रही हो। अब मैं चुप हो गई। मैंने कहा, माफी चाहती हूँ, आइंदा आपकी किसी भी समस्या में नहीं बोलूंगी। मैं कैसे भूल सकती थी कि ये यहाँ की गायनी वार्ड की इंचार्ज थी। मेरा उनके साथ संबंध था। ये तो वही बात थी, जंगल में रहकर शेर से बैर करना। इसलिए मैं चुप हो गई। लेकिन एक हफ्ते के बाद ही मुझे जो खबर सुनने को मिली, हम तो हैरान रह गए। उसके बाद मुझे रागिनी की बहन की कॉल आई थी और रात में उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं ये सोचने की हालत खो बैठी थी कौन सही था और कौन गलत था। मुझे पता चला कि डॉक्टर सावित्री अब विधवा हो गई हैं, क्योंकि कल रात ही प्रदीप की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई और प्रदीप की अचानक मौत की मिस्ट्री पुलिस वाले भी सुलझा नहीं पा रहे। बताया जा रहा था प्रदीप को पहले से कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि वह खूब विदेश आता जाता था। अगर कोई बीमारी होता तो कहीं न कहीं तो उसकी बीमारी की जांच पड़ताल हुई होती। अब डॉक्टर सावित्री को प्रदीप के घर वाले स्वीकार नहीं कर रहे कि वह उसकी विधवा है और उसकी पहली पत्नी ने प्रदीप से डिवोर्स ले ली थी। पर प्रदीप की पहली पत्नी तो डॉक्टर सावित्री ही थी, पर दुनिया वालों के नजर में नहीं थी। डॉक्टर सावित्री और प्रदीप की शादी ना ही कोई एल्बम थी, ना ही कहीं लिखित में थी। उसके बाद मेरी मुलाकात पूरे 3 महीने के बाद डॉक्टर सावित्री से हुई थी, लेकिन वह बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। जब मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, क्या ये खबर सच्ची थी कि डॉक्टर प्रदीप मर चुका है? डॉक्टर सावित्री ने कहा कि वह दुनिया में जीने लायक भी नहीं था। वह अपने अंजाम को पहुंच चुका है और मैं इस चाल में कामयाब भी हो गई हूँ। अब मेरा दुनिया भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने अपने साथ साथ कई लड़कियों की भविष्य भी उस आदमी से बचा ली है और पुलिस वालों के जांच से उसकी मौत एक हार्ट अटैक बताई जा रही है। पर मुझे उससे क्या लेना देना? क्या आप लोग इस स्टोरी में बता सकते हैं प्रदीप की मौत एक हार्ट अटैक मौत थी या फिर उसकी कातिल डॉक्टर सावित्री थी?